हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम कर रहे हैं रिसर्च की क्लास नंबर 2 है। ये है आपका यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 जनरल पेपर है। जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उन सभी के लिए यूजफुल है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम हो, आपको मेन है मुद्दा समझ में आना चाहिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। बाकी पेपर में आप अपनी चॉइस चेंज कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप टिक करोगे तो आपका वो क्वेश्चन जो है वो हिंदी में और इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में हो जाएगा। ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं। अब रिसर्च कंडक्ट करी गई है, अब किसी ने शोध किया है, रिसर्च किया है, लेकिन उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो विशेषताएं नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो एक अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाएगी। तो आपका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है, वो है ऑब्जेक्टिविटी। मतलब कि सब्जेक्टिव क्या होता है, जब आप अपने कुछ राय उसमें रख रहे हो, और ऑब्जेक्टिव जो चीज़ें जैसी हैं आप उसको वैसा रख रहे हो। तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। मतलब कि आप जब रिसर्च करते हो, आपको डेटा कलेक्ट करना है, फैक्ट जो है वो कलेक्ट करने हैं, आपको बायस नहीं होना है। मतलब कि हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेके बायस हो, आपको वो एरिया नहीं पसंद है, लेकिन आपकी रिसर्च में आपको वो उस एरिया का डेटा कलेक्ट करना है, उस कम्युनिटी का डेटा कलेक्ट करना है। तो आप क्या सोचते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अपने सारे बिलीव्स को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ज़ीरो मानना पड़ेगा। और जो डेटा आपको मिलता है उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो डेटा आपको मिलता है आपको वही चीज़ें अपनी रिसर्च में लिखनी है। हो सकता है कि डेटा ऐसा मिले जो आप जैसा सोचते थे उसके जस्ट अपोजिट मिले, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने डेटा में हेर फेर करोगे, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ें जैसी हैं वैसी लिखनी है। ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन आपको क्या फील होता है उसे कोई नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वालिटी है इसकी क्रेडिबिलिटी, मतलब कि विश्वसनीयता, कि कितना ट्रस्टवर्दी है आपका जो डेटा कलेक्ट आपने किया है, आपकी जो रिसर्च है वो कितनी बेस्ट है। अब रिसर्च कर दी गई है लेकिन लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो रिसर्च नहीं मानी जाएगी, वो एक अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाएगी। हो सकता है आपकी रिसर्च अप्रूव हो गई हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि आपकी जो रिसर्च है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है। मतलब कि बेस्ट डेटा आपको यूज़ करना है। अगर आपके पास 10 तरीके के डेटा अवेलेबल हैं, आपको बेस्ट डेटा यूज़ करना है, बेस्ट टेक्निक यूज़ करनी है, जितने भी ऑप्शन है उसमें से बेस्ट पिक करना है। अब यहाँ पे बेस्ट का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, कोई बहुत ही फेमस पर्सन है, उसकी किसी लाइफ के ऊपर कुछ भी कर रहे हो, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो। अब आपके पास दो तरीके का डेटा है, एक प्राइमरी डेटा है, एक सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी मतलब या तो आप खुद जाओगे उस पर्सन का इंटरव्यू लोगे, ठीक है, उस पर्सन का इंटरव्यू लोगे, उसकी फैमिली मेम्बर्स से मिलोगे या फिर उसके फ्रेंड्स से मिलोगे, जो लोग उसके करीबी हैं आप उनसे बात करोगे, उनका इंटरव्यू लोगे, आप उनका इंटरव्यू लोगे कि वो उस बंदे के बारे में क्या सोचते हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी डेटा। एक होगा आपका सेकेंडरी डेटा, मतलब कि आप दूसरों के डेटा यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अब उस पर्सन के ऊपर किसी ने कोई बुक पब्लिश कर रखी है, आप उस बुक को पढ़ रहे हो, ये आपका प्राइमरी नहीं है, ये क्या है, सेकंड हैंड चीज़ है, किसी और ने लिखी हुई है, आप उसकी बातों को सुन रहे हो। या फिर आप न्यूज़पेपर में क्या लिखा है उसको ध्यान में रख रहे हो, टीवी में क्या आ रहा है आप उसको ध्यान में रख के इंटरव्यू कर रहे हो। तो वो क्या है, वो सेकेंडरी डेटा है। और जब ऐसी बात आती है तो आपको क्या सेलेक्ट करना होता है, प्राइमरी डेटा, मतलब कि बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। और ये क्वेश्चन पेपर में आया था 2020 में। उसे पूछा गया था कि कौन सा डेटा आप कलेक्ट करोगे, कौन सा डेटा आप यूज़ करोगे अगर आपके पास प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा है। तो इसका ऑप्शन था कि आप अपना प्राइमरी डेटा यूज़ करोगे, जो कि बेस्ट ऑप्शन होता है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वालिटी जो होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो होती है एक्यूरेसी। मतलब कि आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। रियलिटी में जो है मेरी रिसर्च भी वही दिखाए, ऐसा नहीं है कि मेरी रिसर्च कुछ और दिखा रही है। अगर मैंने रिसर्च की है कुछ बच्चों के ऊपर कि इन बच्चों को अगर मैं जो बच्चे हार्डवर्क करते हैं या फिर जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनकी जो हाइट है, उनका जो वज़न है, सब कुछ ठीक रहता है, तो मेरी जो रिसर्च है वो भी सही दिखानी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर मैंने किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करी, उसका एक्चुअल वेट उसका 10 किलो है, 10 केजी उसका वेट है, और मेरी रिसर्च में मैंने उसे प्रूव किया है जो कि 9 पॉइंट समथिंग केजी है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी रिसर्च एक्यूरेट है। थोड़ा बहुत आगे पीछे समझ में आता है, लेकिन अगर उसका वेट जो है वो 10 केजी है और मेरी रिसर्च बोल रही है कि 5 केजी है, तो वो रिसर्च क्या है, वो एक्यूरेट रिसर्च नहीं है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जो है रेप्लिकेबल। अब इसमें दो चीज़ें हैं, रेप्लिकेबल है, रिलायबल है। वो आई थिंक मैं इसको लास्ट में करूँगी, क्योंकि रिलायबल और रेप्लिकेबल दोनों ही कहीं ना कहीं सेम पड़ती है, बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो हम पहले फिफ्थ पे आ जाते हैं जो कि है
साइक्लिक, अब साइक्लिक जो क्या बोला गया है, मतलब कि एक साइकिल होना चाहिए। साइक्लिक होती है रिसर्च जो होती है, उसकी एक क्वालिटी होती है। कैसे? जब आप रिसर्च करते हो, आप कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आपने ढूंढी और वहीं से आप अपनी रिसर्च को शुरू करोगे, क्योंकि अगर सब कुछ सही है तो आपको रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे लूप होल है, यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस नहीं करी गई है कहीं पर भी, आप उस प्रॉब्लम को उठाओगे और उसको अपनी रिसर्च में यूज़ करोगे। अब जहाँ पर आपकी रिसर्च ख़त्म होती है वहीं से हो सकता है 2 साल बाद, या फिर आपने जब अपनी रिसर्च ख़त्म करी कुछ दिनों बाद ही किसी और जो रिसर्चर है, स्कॉलर है, उसने आपकी रिसर्च उठाई, आपकी रिसर्च में उसने लूप होल देखे और जहाँ पे आपने ख़त्म करी थी वहाँ से उसने कोई प्रॉब्लम ढूंढी और अब वो उस पर रिसर्च करेगा। तो क्या है, ये एक सर्कल है, साइक्लिक होनी चाहिए कि रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर ऐसा होता कि ख़त्म हो जाती बातें तो नॉवेल्स थी, एक बार पब्लिश हो गई, 10 बार रिसर्च हो गई, बात ख़त्म। लेकिन अभी तक शेक्सपियर की वर्क्स पे रिसर्च हो रही है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइक्लिक था, जो भी रिसर्च होती है उसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो उसको अगला बंदा आके रिसर्च में अपनी यूज़ करता है। उसने जो रिसर्च करी उसमें भी कुछ छूट गया, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो अगले स्कॉलर ने तो जाके रिसर्च करी उसके ऊपर। तो ये क्या है, एक साइक्लिक होनी चाहिए, साइकिल चलती रहती है रिसर्च की। 6 है आपका लॉजिकल, मतलब कि जो आपकी रिसर्च है वो लॉजिकल होनी चाहिए, सीरीज में होनी चाहिए, सीरीज ऑफ सीक्वेंस होना चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट मतलब हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, कि अगर आप पहले ये कर रहे हो तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। सेंसिबल थिंकिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको जो मर्जी आई आपने वो करना शुरू कर दिया। लॉजिकल होनी चाहिए कि ठीक है ये चीज़ वैलिड थी, इसलिए आपने ये वाली चीज़ पहले करी, डेटा पहले कलेक्ट किया है, या फिर आपने इसी का डेटा कलेक्ट किया क्यों किया, या फिर इतनी ही जनता का डेटा कलेक्ट क्यों किया। हर एक चीज़ में लॉजिक होना चाहिए। सिर्फ है एम्पिरिकल रिसर्च होनी चाहिए, मतलब कि एम्पिरिकल मतलब सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना है आपको। किसी ने बोला कि इसके ऊपर रिसर्च लिख दो, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करोगे आप खुद वहाँ पर जाओगे, आप उस चीज़ को देखोगे। किसी ने बोला कि यहाँ के ऊपर रिसर्च लिख दो कि यहाँ के लोग इल हो रहे हैं, मेंटली इल हो रहे हैं। अब आप ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ के लोग मेंटली इल हैं क्योंकि किसी ने आपको बोला था कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है। नहीं, आप वहाँ पर जाओगे, आप वहाँ के कुछ यूथ का डेटा कलेक्ट करोगे, सैम्पल्स करोगे, उनका इंटरव्यू लोगे, हो सकता है आप ऑब्जर्व करो, हर एक चीज़ यहाँ पर आएगी। आप अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को देखोगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस को देखोगे, उसके बाद अपनी रिसर्च में लिखोगे। 8th क्वालिटी आपकी सिस्टमैटिक होनी चाहिए, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। पहले आपने एक रिसर्च प्रपोजल बनाया है, आपने एक हाइपोथेसिस बनाया है, आप पहले प्रॉब्लम भी ढूंढ रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, एक हाइपोथेसिस आएगा, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसे एनालाइज कर रहे हो, बाद में अपना पेपर पब्लिश कर रहे हो। तो हर एक चीज़ का एक सीक्वेंस होता है जो कि लाइन से होना चाहिए, स्टेप्स फॉलो होने चाहिए ताकि वो सिस्टमैटिक रहे। 9 है आपका कंट्रोल फैक्टर होना चाहिए। कंट्रोल फैक्टर क्या होता है, कुछ कंट्रोल फैक्टर होते हैं, कुछ अनकंट्रोल फैक्टर होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप आगे की वीडियोस में देखोगे कि कंट्रोल फैक्टर आखिर होता क्या है। कंट्रोल मतलब कि जिन चीज़ों को सेम रखा जाता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं रिसर्च कर रही हूँ बच्चों के ऊपर, और बच्चों के ऊपर मैं ये रिसर्च कर रही हूँ कि अगर बच्चे फिजिकल वर्क करते हैं तो उनकी जो हाइट हेल्थ है वो सही रहेगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं 5 बच्चों का सैंपल लूँगी। मैं 5 बच्चों का सैंपल लूँगी एक ग्रुप में, और 5 बच्चों का सैंपल लूँगी, मतलब कि 10 बच्चे लूँगी मैं टोटल, 5 एक ग्रुप के, 5 एक ग्रुप के। अब 5 बच्चों को मैं फिजिकल वर्क करवाऊँगी और उनकी हाइट हेल्थ सब कुछ नापूंगी मैं कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ बाद। और 5 बच्चों के ग्रुप को मैं फिजिकल वर्क नहीं करवाऊंगी और उनको भी मैं नापूंगी, उनका हर एक चीज़ मेजर किया जाएगा 5-6 मंथ के बाद। लेकिन इसमें कुछ कंट्रोल फैक्टर रहेंगे, मतलब कि मैं दोनों ही ग्रुप के बच्चों को इक्वली सेम अमाउंट की डाइट दूंगी। उन दोनों ही बच्चों को सेम अमाउंट में रखा जाएगा, जहाँ पे एक रहता है वहीं पे दूसरा ग्रुप रहेगा। जो खाना एक ग्रुप खाता है वही खाना दूसरा ग्रुप भी खाएगा, ताकि हमने क्या किया, बाकी चीज़ों को कंट्रोल फैक्टर में रखा, सेम रखा, सिर्फ एक चीज़ को हटाया, फिजिकल वर्क कोई करेगा और एक ग्रुप नहीं करेगा। इसी तरीके से बोला गया कि कंट्रोल फैक्टर होना चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो सेम रखी जाती है दोनों चीज़ में, अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें भी। अब आता है आपका 10th क्या बोला गया है, इसमें कंसिस्टेंट बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो रिलायबिलिटी। टोटल आपकी कैरेक्टरिस्टिक है 12, ये है हमारा 10th। अब हम बात कर लेते हैं 4th वाले की, जो हमने बीच में छोड़ा था, और उसी की बात हम बात करेंगे 10वें की। अब रेप्लिकेबल की बात करी गई है कि रेप्लिकेबल क्या होता है। रेप्लिकेबल का मतलब होता है कि अगर मैं अपनी रिसर्च को दोबारा से रिपीट करूँगी तो सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं ये बोलूँ कि बच्चे अगर टीवी देखते हैं तो बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, और अगर मैं इसी रिसर्च को दूसरे बच्चों पे कंडक्ट करूं तभी भी मुझे सेम ही रिजल्ट मिलना चाहिए। आज मैंने एक रिसर्च कंडक्ट करी कि टीवी देखने से 5वीं से 10वीं के बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं इस एरिया में।
अब मैं कुछ दिनों बाद फिर से अपनी रिसर्च रिपीट करूँगी किसी और एरिया को लेके, सेम एज ग्रुप होगा कि वो टीवी देखते हैं, उनके बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरा रिजल्ट जो है वो सेम होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेबल। रिलायबल क्या होता है, जो कि 10th पॉइंट था आपका, कि मेरी रिसर्च क्या है कि प्रॉब्लम सेम है, लेकिन सेम प्रॉब्लम के ऊपर अब कोई और करे, फिर से कोई रिसर्च करे, कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या होगा, सेम डाटा को यूज़ करेगा, सेम मेथड को यूज़ करेगा, कोई भी कर सकता है, तभी भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई होगी। अब मैं इसको दोनों को सेपरेट कर देती हूँ। रेप्लिकेबल क्या होता है, सेम प्रॉब्लम है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था, इस एरिया के बच्चे का टीवी देखते हैं, मैंने रिसर्च करी, उनके मार्क्स कम है। अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे एरिया के बच्चों को देख रही हूँ, तो क्या है, डेटा मैंने बदल दिया, सैम्पलिंग मैंने बदल दी। पहले इन बच्चों को क्या था, अब मैं दूसरे एरिया के बच्चों को यूज़ कर रही हूँ अपनी रिसर्च में, तभी भी मेरा रिजल्ट सेम आना चाहिए। रिलायबल क्या होता है, मैंने जो भी अपनी हाइपोथेसिस दी है, मैंने जो भी अपनी रिसर्च करी है, मैं सेम डेटा यूज़ करूँगी, मतलब कि मैं उन्हीं बच्चों को फिर से देखूँगी और सेम मेथड यूज़ करूँगी जो भी मेथड मैंने यूज़ किया है। और वो हो सकता है आप करो या फिर मैं करूँ, मेरी रिसर्च को लेके आगे कोई उसे चेक करना चाहता है तो वो भी अगर करेगा, सेम डेटा वो यूज़ करेगा, सेम बच्चों को जाके वो देखेगा, तभी भी जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। तो ये होता है आपका रिलायबल। नेक्स्ट आ जाता है आपका वैलिडिटी, मतलब कि वैलिड होना चाहिए, आपका जो रिसर्च है वो वैलिड होना चाहिए, जो प्लान किया था वही आपका रिसर्च करे। कई बार होता है कहते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे, लेकिन रिसर्च क्या होती है, गोल गोल हो जाती है और आगे चल के पता चलता है रिसर्च किसी और चीज़ के ऊपर हो रही थी, टेस्ट आप किसी और चीज़ का ले रहे हो, सैंपल आप किसी और चीज़ का कलेक्ट करने लगे, बहकावे में बह गए, या फिर करते करते आप खो गए, आपको यही नहीं पता है कि आपकी रिसर्च थी किस बारे में। तो वो क्या है कि वैलिड होनी चाहिए, आपकी रिसर्च वैलिडिटी होनी चाहिए, जिस चीज़ के लिए थी वही चीज़ हो। अगला है आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी, मतलब कि बाहर की जो वैलिडिटी है वो भी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर मैं 10 से 12 साल के बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ तो क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि 10 और 12 साल के बच्चे बस थोड़े से हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सबके ऊपर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, मैं एक छोटा सा सेक्शन लूँगी बच्चों का, उनके ऊपर अपनी रिसर्च करूँगी। तो क्या है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी होनी चाहिए कि मैंने जिन बच्चों के ऊपर रिसर्च करी है वो बाकी बच्चों को रिप्रेजेंट करें। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अमीर बच्चों को ले लिया, अब मैं बोल रही हूँ कि ऐसा ऐसा होता है अगर हम टीवी देखते हैं, हो सकता है जो गरीब बच्चों के पास ऐसा ना हो, तो मुझे ऐसा एक ग्रुप लेना है जो बाकी की पूरी पॉपुलेशन है, जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट करे कि हाँ, अगर इन बच्चों के पास ऐसा हो रहा है तो बाकी के जितने भी लाखों बच्चे हैं उनके साथ भी यही चीज़ें होंगी। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने बात करी है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। 12 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इन्हें रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, प्रॉब्लम जो भी होगी उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। प्लस एक क्वेश्चन आप लेते जाओ, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि जो रिलायबल रिसर्च है वो रेप्लिकेबल होगी या नहीं होगी। अब आपको ये क्वेश्चन मुझे बताना है वो होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।